जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते ने कई मीडिया चैनलों को दिए बयान में कहा कि उन्हें परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल के ब्लैकलिस्टेड होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन बतौर अध्यक्ष उन्हें ये तो जरूर मालूम होगा कि एक ही एजेंसी को रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक का सारा काम सौंपा गया है और इससे गड़बड़ी और हेरफेर का खतरा बढ़ सकता है। उस दौरान उन्होंने कोई जरूरी स्टेप क्यों नहीं लिया? तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने उस टीडीपीएल कंपनी पर मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की, जिस पर जेपीएससी के एक या दो नहीं बल्कि 9 परीक्षाओं का जिम्मा था? इस एजेंसी पर जेपीएससी का कोई कंट्रोल क्यों नहीं था? क्या टीडीपीएल को मनमानी करने की खुली छूट दी गई थी? क्या इसमें जेपीएससी के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक की मिलीभगत थी? क्या वाकई जेपीएससी का मतलब झोल झाल पेपर सेटिंग कमीशन है? दरअसल सीआईडी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में टीडीपीएल को लेकर कुछ अहम खुलासे हुए हैं। जेपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक ही एजेंसी को परीक्षा संचालन का सारा जिम्मा सौंप दिया गया था। ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को जेपीएससी की परीक्षा संचालन का जिम्मा एंड टू एंड बेसिस पर दिया गया था। यानी जेपीएससी ने शुरुआत से लेकर अंत तक सभी प्रक्रियाओं के निपटारे की जिम्मेदारी टीडीपीएल को दे रखी थी। जेपीएससी का टीडीपीएल पर जरा भी नियंत्रण नहीं था। एजेंसी क्या कर रही है, क्या नहीं, किस तरह काम कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आयोग ने न तो कोई व्यवस्था की थी, न ही कोई ठोस नियम या कदम उठाए थे। अमूमन किसी परीक्षा में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे एक एजेंसी जो विशुद्ध रूप से सॉफ्टवेयर और डेटा मैनेजमेंट का काम करती है, जैसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लेना, फीस कलेक्ट करना, डेटाबेस मेंटेन करना, रोल नंबर जनरेट करना या एडमिट कार्ड का ऑनलाइन सिस्टम संभालना इत्यादि। एक दूसरी एजेंसी क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर उसकी प्रिंटिंग, बारकोड लगाने, ओएमआर शीट छापने जैसे गोपनीय कामों के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा किसी दूसरी एजेंसी पर एग्जाम सेंटर्स में बेंच डेस्क, इन्विजिलेटर, स्टाफ और परीक्षा के दिन सीलबंद लिफाफे खोलने और पैक करने की व्यवस्था जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी हो सकती है। वहीं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करने, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने और जैमर लगाने के काम एक अन्य एजेंसी को सौंपे जा सकते हैं। ओएमआर स्कैनिंग और रिजल्ट प्रकाशन का काम किसी दूसरी एजेंसी को दिया जा सकता है। अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारियां सौंपने के फायदे ये होते हैं कि चेक एंड बैलेंस बना रहता है। अगर एक एजेंसी में कोई गड़बड़ी या धांधली होती है तो दूसरी एजेंसी के डेटा सिस्टम से वह तुरंत पकड़ में आ जाती है। वहीं कोई भी एक कंपनी हर काम में माहिर नहीं हो सकती। अलग अलग एजेंसियों की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है। जैसे कोई कंपनी आईटी या ऑनलाइन पोर्टल चलाने में बहुत अच्छी हो, लेकिन उसके पास हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या राज्य स्तर पर बड़ा मैन पावर मैनेज करने की क्षमता ना हो। इसी तरह कोई बायोमेट्रिक बनाने वाली कंपनी अलग तकनीक में माहिर हो सकती है, तो कोई ओएमआर शीट डिजाइन करने या फिर आवेदन से संबंधित ऑनलाइन सिस्टम संभालने में स्पेशलाइज्ड हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक ही कंपनी को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म प्रोसेस, एडमिट कार्ड जनरेशन, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग, ओएमआर शीट प्रिंटिंग, आंसर की प्रिंटिंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग और रिजल्ट प्रकाशन तक का काम अकेले टीडीपीएल संभाल रही थी। वह भी तब जब वह पहले ही यूपी सरकार और झारखंड में जेएसएससी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी। इतना ही नहीं, इसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल के जिम्मे 9 अलग अलग भर्ती परीक्षाएं थी। मसलन संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा रेगुलर, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग 2025, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग 2023, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग परीक्षा, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज परीक्षा, प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक रेगुलर परीक्षा और बॉयलर इंस्पेक्टर की परीक्षा। ये सभी भर्ती परीक्षाएं टीडीपीएल ही संचालित कराने वाली थी, जिन्हें फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक जब आवेदन लेने से लेकर प्रश्न पत्र छापने, परीक्षा कराने और ओएमआर शीट जांचने तक का पूरा काम एक ही कंपनी के पास होता है तो कोई अंदरूनी निगरानी नहीं रह जाती। अगर एजेंसी का कोई कर्मचारी या प्रबंधन खुद धांधली में शामिल हो जाए तो इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि सारा डेटा और सिस्टम उसी एक एजेंसी के नियंत्रण में होता है। सिंगल एजेंसी मॉडल में सुरक्षा की पूरी चेन एक ही जगह पर टिकी होती है। पेपर लीक सिंडिकेट्स को सिर्फ एक ही जगह
या एजेंसी के कुछ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाना आसान हो जाता है। वहीं पेपर लीक, गड़बड़ी या धांधली के केस में सिस्टम क्रैश होने या पूरी परीक्षा रद्द होने का खतरा बना रहता है। इसकी तुलना में मल्टी एजेंसी मॉडल हो तो लीक करने के लिए प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, बायोमेट्रिक और OMR एजेंसियों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एक सिंगल वेंडर के बजाय मल्टी एजेंसी मॉडल को अपनाना शुरू किया है। लेकिन झारखंड में क्योंकि गड़बड़ी, धांधली और पेपर लीक सिस्टम की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए आयोग ने उल्टी राह पकड़ ली और एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को युवाओं का भविष्य खतरे में डालने का सुनहरा मौका दे दिया। इससे पहले तक परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए प्री प्रोसेसिंग और गोपनीय प्रिंटिंग जैसे काम अलग अलग एजेंसियों को दिए जाते रहे हैं। वहीं CID ने यह भी खुलासा किया है कि परीक्षा संचालन एजेंसी TDPL के आवासीय परिसर की छानबीन के दौरान 4 कंप्यूटर्स मिले थे। एक कंप्यूटर सेट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मेंस 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों के रिटन आंसर शीट्स मिले थे। इस संबंध में जब JPSC की डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता गुप्ता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय से बाहर भेजने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि TDPL एजेंसी के आवासीय परिसर में परीक्षार्थियों के आंसर शीट्स क्या कर रहे थे, उन्हें किस मकसद से वहां लाया गया था। नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन आयोग को इसकी भनक नहीं लग सकी। लेकिन क्यों? या फिर ये सब आपसी मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा था? CID की जांच पड़ताल में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। दिन प्रतिदिन नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। 14वीं JPSC सिविल सेवा PT परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी मामले में फिलहाल आयोग के पूर्व चेयरमैन L खियांगते से पूछताछ जारी है। उन्हें 31 जुलाई को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ PT परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों से OMR शीट की कार्बन कॉपी मांगी गई है। अब देखना होगा कि पूछताछ और OMR शीट की जांच के आधार पर अब और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम JPSC से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हो या फिर अखबारों के जरिए हो या फिर जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो हम आपको लगातार आपके तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए, इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स पसंद आए, आप जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।